हर साल की तरह प्रीलिम्स 2025 में एनवायरनमेंट फॉर्म्ड अ मेजर चंक। 21 सवाल एनवायरनमेंट में से आए। प्रीलिम्स ऑफ सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज इज सेम। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हमेशा आप ज़्यादा देखेंगे। इस साल भी वही हमने विटनेस किया। नाउ इफ़ वी लुक एट द ब्रेकडाउन, अनलाइक प्रीवियस ईयर्स जब बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरियाज में से भर भर के क्वेश्चंस आ रहे थे, इस साल थोड़ा शिफ्ट हुआ। क्लाइमेट चेंज फॉर्म्ड द मेजर चंक। तो अगर हम देखें 10 क्वेश्चंस हमने क्लाइमेट चेंज से देखे, 4 क्वेश्चंस हमने पोल्यूशन और 4 ही क्वेश्चंस हमने रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से देखे, और बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी से हमने टोटल 3 क्वेश्चंस देखे। अब एक क्वेश्चन और था, अरुणाचल प्रदेश में कितने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और उसकी कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट, तो उसमें एक प्रोटेक्टेड एरियाज का एक मेंशन था। बट वन की टेक अवे इज कि आप, बिकॉज लास्ट ईयर बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज एंड प्रोटेक्टेड एरियाज दे डोमिनेटेड, तो इस साल भी यही होगा। वी कांट से 2026 में क्या क्लाइमेट चेंज रिपीट होगा? वी कांट से। हमें ओवरऑल प्रेपरेशन ऑफ ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट करनी है। सो दिस ब्रेकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग एंड नोइंग। ठीक है, क्लाइमेट चेंज फॉर्म्ड अ मेजर चंक, बट दैट मीन्स हमें वो पढ़ना है। बट एट द सेम टाइम आप बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स को नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। सिंपल टेक अवे वो है। उसके बाद जब हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं, तो इंटेंस क्वेश्चंस में आउट ऑफ 21 आई वुड गिव 10 क्वेश्चंस द लेवल, द इंटेंस लेवल, कि वो डिफ़िकल्ट थे। बाकी मीडियम में गिनेंगे और 2 क्वेश्चंस हम इजी में गिनेंगे। बट एट द सेम टाइम इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। कईयों के लिए मीडियम ज़्यादा हो सकते हैं, इंटेंस कम हो सकते हैं। इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। दिस इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि हम ऐसे ब्रेकअप कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो लास्ट ईयर के एट पार है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, और अ नॉच हायर ओनली। सो व्हेन वी आर आस्क्ड टू प्रेडिक्ट द कट ऑफ, आपको एक चीज़ समझनी है कि कट ऑफ भी पिछले साल के आसपास ही होवर करनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस. So first we'll start with renewable energy. Now this is a medium level question. Question है, consider the following type of vehicles: full battery EVs, hydrogen fuel cell vehicles, fuel cell electric hybrid vehicles. How many of the above are considered as alternative powertrain vehicles? अब powertrain vehicles are your normal internal combustion engine vehicles. So उससे alternate मतलब उससे different. अब उससे डिफरेंट ईवीज हो सकते हैं, योर बैटरी ईवीज, उससे डिफरेंट फ्यूल सेल ईवीज हो सकते हैं, राइट? उससे डिफरेंट हमारे पास फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड ईवीज हो सकते हैं। तो समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम, ऑल्टरनेटिव टू इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स, जिनको हम आइस व्हीकल्स भी कहते हैं। अब all of these 3 come there. So the correct answer would be all of 3. So this we have covered in our crash course, in our notes, foundation, crash course, सब में हमने cover किया है। Next है again environmental pollution medium. Consider the following: cigarette butts, eyeglass lenses, car tire. How many of them contain plastic? अब ना प्लास्टिक, अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखो तो प्लास्टिक यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक के फॉर्म में उभरता आ रहा है। लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैड अ क्वेश्चन ऑन च्यूइंग गम्स, राइट? पहले माइक्रोप्लास्टिक्स पे क्वेश्चन आ चुका है। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक वेल। हैविंग सेड दैट, ये क्वेश्चन आप कभी प्रिपेयर नहीं करोगे कि सिगरेट बट्स में प्लास्टिक होता है या नहीं,
आई ग्लास लेंसेज, दिस इज़ मोर ऑफ अ जीके का क्वेश्चन, आपकी क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपको लगता है कि सही है तो आप अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज यू कैन स्किप ऑल्सो। नो, अब देखो कार टायर्स तो बने ही रबर प्लास्टिक के हैं, आई ग्लास लेंसेज भी, जैसे आई वेयर ग्लासेस राइट। अब ये ग्लासेस मेरा नंबर बहुत ज़्यादा है तो हैवी ग्लासेस हो जाते हैं ना, जो हम लेंस यूज़ करते हैं अगर हम ग्लास का यूज़ करें तो वो हैवी हो जाता है। तो इसलिए प्लास्टिक्स हैव कम इनटू पिक्चर बिकॉज दे आर लाइट इन वेट, ठीक है, लाइटर होते हैं, हैवी नहीं होने देते, ईजिली टूटते नहीं हैं, तो बच्चों के लिए काफ़ी प्रेफरेबल है। देन बट इनमें प्रॉब्लम होता है कि स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, तभी मैं चश्मे भी अपने बदलती रहती हूँ, राइट। बट हाँ, प्लास्टिक वाले आर अ लिटिल चीपर ऑल्सो, सो दैट्स एन एडेड एडवांटेज। सो दोनों ही हैं, फ़ायदे और नुकसान। और सिगरेट बट्स में हमारे पास ना सेलुलोज एसीटेट होता है, उससे वो बनता है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक है इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए, दिस क्वेश्चन और नॉट, यू हैव टू प्रिपेयर प्लास्टिक, प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इन डिटेल। ये आपको टॉपिक्स एनालाइज करने हैं इन PYQ से, अगर आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दे रहे हैं या सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट दे रहे हैं, कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, नोट करिए इनको, राइट। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द 3। देन कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे ये क्वेश्चन है, अगेन मैं इसे इंटेंस मानूंगी। एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन और यूरिया, विच ऑफ द अबव कैन बी प्रोड्यूस्ड वाया कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी से हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए, कोल गैसिफिकेशन या गैसिफिकेशन मैंने बहुत बार कवर किया है। वेस्ट टू एनर्जी, हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं, वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू वेल्थ, जिसे कचरे से कंचन भी कहा जाता है, हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं, इंसिनरेशन, बायोमीथेनेशन, पायरोलिसिस एंड गैसिफिकेशन। अब गैसिफिकेशन किसी की भी हो सकती है, वेस्ट बायोमास की, वर्जिन बायोमास की, कोल की, किसी फॉसिल फ्यूल की। गैसिफिकेशन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर हम हीट करते हैं इन लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज गैसिफिकेशन। अब वो कोल की हो या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की हो, नहीं फर्क पड़ता, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, फॉसिल फ्यूल है या आपका बायोमास है, उसे हाई टेम्परेचर पर हीट करते हो लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, आपको बनता है सिन गैस, जिसे हम CO+H2 सिंथेसिस गैस, प्रोडक्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। अब ये ना एक इंपॉर्टेंट फीड स्टॉक है। फीड स्टॉक का मतलब है इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग व्हाट, फॉर मेकिंग हाइड्रोजन, फॉर मेकिंग एथेनॉल, मेथेनॉल, अब जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन से आप अमोनिया बनाते हो, अमोनियम फर्टिलाइजर्स, अमोनिया इज यूज टू मेक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया। तो ये आंसर आ गया, एथेनॉल मेथेनॉल डायरेक्टली बनते हैं, नाइट्रोग्लिसरॉल नहीं, क्योंकि ना यहाँ पर ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल नहीं बन सकता, इससे नहीं बन सकता। इसलिए वहां पे वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह हमें चाहिए अगर बनाना है तो, सिर्फ इससे नहीं बनेगा। और ये न्यूज में था, इसका जो आंसर है ओनली 2 है, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट। और ये न्यूज़ में था बिकॉज कोल गैसिफिकेशन की हम बात करते हैं, कोल गैसिफिकेशन की बात करते हैं, इनसाइड कोल गैसिफिकेशन की बात करते हैं। हमने अपने वीडियोस में पूरा डिस्कस किया है, उससे सिन गैस बनता है, सिन गैस से ये चीज़ें बनती हैं। इनसाइड कोल गैसिफिकेशन पता है क्या है, कि आप ना कोल को माइन भी मत करो, आप कोल को अंदर ही उसकी गैसिफिकेशन कर दो, यू डोंट इवन हैव टू माइन द कोल, दैट इज इनसाइड कोल गैसिफिकेशन, जिसको अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन भी कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने टारगेट दिया था, ठीक है, तो न्यूज़ में था। जब कोल गैसिफिकेशन न्यूज़ में है, उसके प्रोडक्ट्स न्यूज़ में है, उससे क्या क्या बनता है वो आपको पता होना चाहिए, एंड वी डिस्कस दिस न्यूमरस टाइम्स। देन दिस इज समथिंग दैट वी हैवंट डिस्कस्ड, आई बी ऑनेस्ट, एक्टिवेटेड कार्बन। अब एक्टिवेटेड कार्बन का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये भी ना हमारे पास कार्बन हैवी रॉ मटेरियल चाहिए और उस पर फिर प्रोसेसेस करके हम एक्टिवेटेड कार्बन बनाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरे कोर्स में मुझे फॉलो किया है, तो हम पायरोलिसिस से जैसे बायोचार बनाते हैं ना, वैसे ही देयर आर प्रोसेसेस टू मेक एक्टिवेटेड कार्बन। बायोचार हम यूज़ करते हैं सॉइल एनहांसमेंट में, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए। एक्टिवेटेड कार्बन का सिर्फ एक काम है, इंडस्ट्रियल यूज़ है उसका, और वो काम क्या है कि आपको ना
Bioremediation, this wouldn't be bioremediation, this would be remediation of pollutants. Pollutants रिमूव करने हैं, और वो ये क्यों कर पाता है? क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है एंड एब्जॉर्प्शन हो जाती है हैवी मेटल्स की, राइट? सो इफ वी रीड द 3 स्टेटमेंट्स, एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स. पानी जो पोल्यूटेड होता है उसे एफ्लुएंट कहते हैं. पोल्यूटेंट्स इन वाटर इज एफ्लुएंट्स, राइट? इमिशंस होती हैं जो एयर में होती हैं पोल्यूटेंट्स की, एफ्लुएंट्स होते हैं जो पानी में होते हैं. अब एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रेमिडिएट कंटामिनेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज. दिस इज करेक्ट. It exhibits a large surface area and a strong potential for absorbing. Absorbing होता है जो surface पे अटैच हो जाता है. Absorption और adsorption में क्या फ़र्क है? D is surface पे, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है. हैवी मेटल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है. हैवी मेटल्स क्या होते हैं? जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा है, जैसे मर्क्यूरी, लेड एक्सेट्रा. And they can be easily synthesized from environmental waste with high carbon content. आपको कार्बनेशियस फीडस्टॉक्स चाहिए, वो वेस्ट भी हो सकता है. कार्बनेशियस मतलब जिसमें कार्बन ज़्यादा है. अब ये अगर हम इसका आंसर देखें तो अगर आप ये 4 स्टेटमेंट्स को पढ़ो, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड दे एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. सो द करेक्ट आंसर इज ए. अब ये जो है ना, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया है यूपीएससी ने. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, फॉर्मेशन अलग है, पेपर को लेंथी बनाते हैं. तो इन पे अगर आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं. टेक अ टेस्ट सीरीज जिसमें ऐसे क्वेश्चंस हो. देन सीमेंट इंडस्ट्री पे क्वेश्चन है. डीकार्बनाइजेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री हम अलग से क्लाइमेट चेंज में पढ़ते हैं. अब सीमेंट इंडस्ट्री, बिकॉज अब पता है आने वाले टाइम में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो सीमेंट इंडस्ट्री बढ़ेगी. और सीमेंट इंडस्ट्री ना मेजर सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लोबल वार्मिंग का. तो डीकार्बनाइजेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब 3 स्टेटमेंट्स हैं. अगेन, स्टडीज इंडिकेट दैट द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशंस. दैट इज करेक्ट. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इमिशंस होती हैं, डेफिनेटली मोर देन 5%. सिलिका बेयरिंग क्ले इज मिक्सड विद लाइमस्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट. ये भी करेक्ट है. सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? आपके पास लाइमस्टोन होता है, दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज योर लाइम, एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमिशंस होती हैं. अब ये जो लाइम है, देन दैट इज मिक्सड विद सिलिका क्ले, ठीक है, विच इज़ एलुमिना. ठीक है, जिसमें एलुमिना होता है, जिसमें सिलिका होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, और वो इवेंचुअली सीमेंट, मतलब वो बेसिकली क्लिंकर बनाता है. देन क्लिंकर इज़, उसमें फर्दर प्रोसेसेस होती हैं और हमारा सीमेंट बनता है, जिसको हम पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं. तो सीमेंट का ना सिंपल है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इमिशंस हो रही हैं, और मेजर जो स्टेप है वो ये है, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम. ये लाइमस्टोन है, ये लाइम में कन्वर्ट होता है और इसमें बहुत ज़्यादा इमिशंस प्रोड्यूस होती हैं. तो थर्ड स्टेटमेंट ना क्लियरली एक्सप्लेन करता है फर्स्ट को. सेकंड इज ऑल्सो ट्रू कि सिलिका बेयरिंग क्ले, ठीक है, इट इज़ मिक्सड विद लाइम टू फॉर्म क्लिंकर. वो सही है, लेकिन उसमें इमिशंस नहीं एक्सप्लेन हो रही. इमिशंस का यही स्टेप है जहाँ पे इमिशंस होंगी. कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा. ये इमिशंस का सोर्स है, दैट इज थर्ड स्टेटमेंट. तो इसका जो आंसर है ना वो ये हो जाता है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. अगेन वी हैव कवर्ड दिस इन आवर नोट्स. डीकार्बनाइजेशन में हमने ये कवर किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बाई प्रोडक्ट, और सीमेंट एंड स्टील दोनों ही 15 से 20% इंडिया के एमिशंस में कंट्रीब्यूट करते हैं. और अगर हमें डीकार्बनाइजेशन नेट ज़ीरो की तरफ जाना है तो वी हैव टू डीकार्बनाइज द सीमेंट इंडस्ट्री. देन नेक्स्ट COP28. अब COP28 तो 2024 में नहीं हुआ, 2024 में तो COP29 हुआ है, जो सबको पता है. बाकू अज़रबैजान में हुआ है. ये हमारा UAE में हुआ था इन 2023. COP28 पे क्वेश्चन आ गया. तो इससे हम क्या टेक अवे लेते हैं? इससे हम टेक अवे लेते हैं कि यूपीएससी
पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स पूछता है। तो अगर आप 2026 में पेपर दे रहे हैं तो COP30 जो 2025 के एंड में होगा बेलम ब्राज़ील में, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। COP29 बाकू अज़रबैजान भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन हमने कवर नहीं किया बिकॉज जब हमने COP28 कवर किया था तो हमने लॉस एंड डैमेज फंड, ग्लोबल कूलिंग प्लेज, ठीक है, कूल कॉलिशन, ये सब रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, वो सब डिटेल्स में कवर किया था। दिस पर्टिकुलर पार्ट वी डिड नॉट कवर। ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई वॉन्ट टू शो इन दिस COP28 कि हमने ना YT पे एक वीडियो किया था, उसमें ना वेट बल्ब टेम्परेचर की बात हुई थी UAE में। तो यहाँ पर इस वीडियो को अगर आप देखोगे YT पे अवेलेबल है, YT पे सर्च भी कर सकते हैं। तो ना वेट बल्ब टेम्परेचर की बात की गई और इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि पर्सपिरेशन नहीं हो पाती। हम पर्सपिरेशन क्या है, स्वेटिंग, हम हीट लूज ही स्वेटिंग के थ्रू करते हैं, बट जब वेट बल्ब टेम्परेचर रीच हो जाता है ना तो स्वेटिंग नहीं हो पाती, डेफिनेटली हीट रिलेटेड डेथ्स होंगी। और UAE इसको विटनेस करेगा बहुत जल्दी, और वहाँ पे COP हो रहा था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको डिस्कस करना। और वेट बल्ब टेम्परेचर पे भी क्वेश्चन आ गया। तो सिंपल मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप सबके लिए। खैर, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। एट COP28 इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, दैट इज करेक्ट। इट इज़ अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन, ये इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज़ अ वॉलेंट्री डिक्लेरेशन। अगर आप इसको साइन भी कर लेते हैं तो वॉलेंट्री है, राइट। इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बनाइज्ड, द रेजिलियंस मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। सो हमारा आंसर इज ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ये अपना सिंपल है कि आप हेल्थ सेक्टर की डिकार्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं और हमारे देश में हेल्थ एक बहुत ही आप ले लीजिए कि एक बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पर है। अगर हम उसकी डिकार्बनाइजेशन अभी करना शुरू करेंगे तो हमारा पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लोगों को हेल्थ केयर ना मिले, ये भी हो सकता है। सो दैट इज वाई दिस एंड दिस इज करेक्ट एंड दिस करेक्टली एक्सप्लेन्स दिस, दैट इज वाई इंडिया डिड नॉट साइन, राइट। इसी वजह से इंडिया ने साइन नहीं किया। बट हाँ, ये वॉलेंट्री है, ये पक्की बात है। एंड लाइक आई सेड, हमने वेट बल्ब भी कवर किया था, अगेन आइट्रेटिंग द फैक्ट कि 2 साल पहले के करंट अफेयर्स करके जाने हैं। देन दिस इज अ क्वेश्चन, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस। अगर आपने पढ़ा हो अर्थ का रोटेशन स्लो हो रहा है, दिन लंबे हो रहे हैं, माइक्रो सेकेंड्स में ही है बट लंबे हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इंजेक्शंस bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. This is also correct, but this is impacting the magnetosphere, not the rotation or the axis, right? So this is correct, but this is not the reason for this. And as the Earth's polarized melts, the water tends to move towards the equator, and that impacts this. सो इसका भी आंसर होगा बी, कि दोनों स्टेटमेंट्स ये सही है एंड बट वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। अब ये क्वेश्चंस ना डिफिकल्ट कर रहे हैं पेपर को, ये लेंथी कर रहे हैं पेपर को, टाइम ज़्यादा लग रहा है और उसकी वजह से कट ऑफ वुड ऑब्वियसली गो डाउन। देन आर्टिकल 6, इतना पढ़ाया है मैंने आर्टिकल 6, मैं आपको बता भी नहीं सकती। Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change is frequently discussed in global discussions on sustainable development, climate change. और एक और बात, ये भी ना अगेन लास्ट ईयर, उससे पहले ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और अगर आप YT पे सर्च भी करोगे ना, इवन हमने YT में आर्टिकल 6 पे अलग, आर्टिकल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट पे अलग यूट्यूब पे वीडियो भी है, क्योंकि ये भी थोड़ा पुराना है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, 1.5 से 2 सालों के करंट अफेयर्स करने बहुत ज़रूरी है। Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change sets out the principles of carbon markets. Carbon markets पर ही तो है ये, इसी वजह से तो इतना डिस्कशन में टाइम लग गया, रूल बुक बनने में टाइम लग गया। सिर्फ एक आर्टिकल था जिसके रूल्स फाइनलाइज नहीं हुए थे, दैट इज आर्टिकल 6। वही रीजन है उसके न्यूज़ में रहने का भी। Then Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change intends to promote inter-country non-market strategy to reach their climate targets. जो भी आपके climate targets है, even non-market measures are included. So Article 6 is very very important, and if you look at the answer, it is A. ठीक है, इसी वजह से डिस्कस होता है।
बिकॉज कार्बन मार्केट्स और नॉन मार्केट्स के डिस्कशन है. सो मार्केट मैकेनिज्म्स आर डिस्कस्ड इन आर्टिकल 6 and the third is article 6.8 that also we have discussed in subsequent slides. Then nature solutions finance hub for Asia and Pacific 2023 में न्यूज़ में था. ADB is the answer. ठीक है. और इसका अगर हम देखें, so it is a collaborative initiative launched by ADB and the idea is to actually attract $2 billion in public and private finance for nature based solutions. ठीक है. तो थोड़ा स्पेसिफिक है, नहीं आता तो छोड़ सकते हैं. आई डोंट थिंक हमने ये कवर किया है. बट देन अगेन आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर मैं 21 क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ तो 21 में से अगर आपको 60% भी आते हैं और 60% भी हमने अपने लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं विद ऑल द लॉजिक एंड ऑल द एक्सप्लेनेशन, देन ऑल्सो यू आर सॉर्टेड, यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द लिस्ट. आप पक्का लिस्ट में आ रहे हैं, आप पक्का मीन्स लिख रहे हैं. देन डायरेक्ट एयर कैप्चर, ये थोड़ा बहुत PYQs से हम इसको लिंक कर सकते हैं. इस साल इन्वायरमेंट में हम PYQs नहीं देखते, जिस दैट के जियो इंजीनियरिंग पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, सीरियस क्लाउड थिनिंग है ना, उस तरह से हम कह सकते हैं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्ट एयर कैप्चर. बट अगेन PYQs वर नॉट रियली सीन इन दिस ईयर्स एनवायरमेंट पेपर. बट हो सकता है नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा PYQs दिखें, क्योंकि UPSC है अनप्रिडिक्टेबल लाइक दैट. तो अगर आप ये पेपर देखकर बोले कि ओके 26 के लिए तो हमें PYQs करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो सबसे बड़ी गलती होगी आपकी. ऐसा नहीं करना है. अब डायरेक्ट एयर कैप्चर पे क्वेश्चन है, इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. दैट इज करेक्ट. अब देखो पहली स्टेटमेंट सही है तो ये और ये एलिमिनेट हो जाता है. फर्स्ट एंड थर्ड could be your answer. Again it is based on the fact कि दोनों सही होने चाहिए, तो हमारा आंसर C हो जाएगा. अगर थर्ड गलत है तो हमारा आंसर B रहेगा, सॉरी A हो जाएगा. तो थर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना. सेकेंड से पहले हमें थर्ड पे ध्यान देना है. इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल. तो आप ना एटमोसफेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर रहे हो और उससे आप एविएशन में फ्यूल बना रहे हो. ठीक है. और वो लो कार्बन है. दैट इज करेक्ट, बिकॉज ये कार्बन वापस से अगर एयर में जाएगा, आप वापस से कैप्चर कर लोगे, तो लो कार्बन फ्यूल है ना. लेट्स से कंपेयर टू अ फॉसिल फ्यूल जिसमें कार्बन लॉक्ड था मिलियन ऑफ ईयर्स पहले, अब वो रिलीज कर दिया, तो उसके कंपेयर टू तो ये कितना ही लो कार्बन है. तो ये भी सही है. अब थर्ड सही है तो हमारा आंसर C हो जाता है. B देखने की हमें ज़रूरत, 2 देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं. प्लास्टिक प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं. हमने कवर किया था. दिस इज डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स एंड विंड गैस. अगेन कवर्ड अक्रॉस द कोर्सेस. देन पीकॉक टेरेंटुला, एक ही क्वेश्चन आया स्पीशीज पे, पीकॉक टेरेंटुला नहीं कवर किया हुआ, और ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ के ही आने. इसका आंसर देख लेते हैं. क्रिस्टेशियन. अब आपको पता है टेरेंटुला स्पाइडर, क्रस्टेशियन तो डेफिनेटली नहीं है. एंड इट इज़ नॉट ओमनीवोरस, इट इज़ कार्निवोरस. इट इज़ लिमिटेड टू गूटी एरिया विच इज़ इन आंध्र प्रदेश. बहुत ही लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी. IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. बहुत ही लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है. ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसे पीकॉक टेरेंटुला कहा जाता है. गूटी क्योंकि गूटी एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश में मिलता है. एंड इट इज़ एन आर्बोरियल स्पीशीज, पेड़ों के ऊपर आपको मिलता है. सो द आंसर इज 2 and 3. इसको मैं डिफिकल्टी में भी एक लेवल ऊपर डालूंगी. राइट. दिस इज एरिया वेयर इट इज फाउंड. ओल्ड वर्ल्ड स्पीशीज है. ओल्ड वर्ल्ड क्या होता है, जैसे ना जब अमेरिकाज डिस्कवर नहीं हुए थे, जब अमेरिकाज डिस्कवर हो गए तो अमेरिकाज को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, और जो हमारे अफ्रो यूरो एशिया है उनको ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है. ठीक है. तो अमेरिकाज में जो स्पीशीज़ मिलती हैं उन्हें न्यू वर्ल्ड स्पीशीज़ कहा जाता है, और जो अफ्रीका यूरोप एशिया में स्पीशीज़ मिलती हैं उन्हें ओल्ड वर्ल्ड स्पीशीज़ कहा जाता है. तो आपको पता है इंडिया में मिलता है तो ओल्ड वर्ल्ड हो गया, है ना. देन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव कवर्ड. कार्बन डाइऑक्साइड emissions in India less than 0.5 tons कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा. मैंने ना ये पता कैसे याद कराया था. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द वर्ल्ड.
पहले नंबर पर हमारे पास चाइना है, फिर यूएसए, फिर इंडिया। लेकिन पर कैपिटा में इंडिया बहुत पीछे है। अगर हम टोटल एमिशंस की बात करें ना, इंडिया पूरे साल में 3 गीगा टन्स करता है और पर कैपिटा 3 टन्स है। 2.9 टन्स है, बट याद करने के लिए 3 टन्स बोल दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फिर इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंबशन, इंडिया इज सेकेंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन। एग्जैक्ट सेम है फॉसिल फ्यूल्स में और ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, एग्जैक्टली सेम है। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे इंडिया। अब एशिया पैसिफिक में इंडिया तो नहीं, यूएसए तो नहीं है, तो इंडिया सेकंड नंबर पे हो जाता है। स्टेटमेंट इज करेक्ट। और अगर हम लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस देखें तो वो इलेक्ट्रिसिटी ही है, ठीक है। हीट प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्रियल हीट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, बट नंबर 1 पे इलेक्ट्रिसिटी ही आता है। तो ये हमने हमारी ना बार आई थी 4th बाइनियल अपडेट रिपोर्ट, दैट ऑल्सो आई हैव कवर्ड इन वाईटी वीडियोज ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली कोर्स में तो कवर की ही है, तो उसमें भी हमने ये देखा था। आई जस्ट शो यू। सो द आंसर इज 2 and 3। अब ना यहाँ पे देखो 2.9 टन्स, ठीक है, 3 गीगा टन टोटल है, 2.9 टन्स इज द पर कैपिटा, विच इज़ वेरी लेस कंपेयर टू यूएसए। यूएसए का हाईएस्ट है पर कैपिटा, पॉपुलेशन कम है ना, तो हाईएस्ट होगा पर कैपिटा, राइट। फॉसिल की बात करें, अगेन वो चाइना, यूएस, इंडिया। फॉसिल तक हमने कवर किया हुआ था, फॉसिल का पर कैपिटा भी कवर किया हुआ था क्योंकि न्यूज़पेपर डाउन टू अर्थ में आया था। एंड फाइनली दिस इज फ्रॉम द बर रिपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी नंबर 1। Then this is also a question that कोई कवर नहीं करेगा टू बी ऑनेस्ट, और छोड़ के आने में ही भलाई है। अब देखो कसावा, हमने कसावा विलेज पढ़ लिया, उसे बायोप्लास्टिक्स बन रहे हैं, उसे टिपियोका बन रहा है, उसे बायोफ्यूल सब पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि वुडी श्रब है। गैस कर सकते हो, कर लो। जिंजर बायोलॉजी थी तो पता होगा सूडोस्टेम होता है। मालाबार स्पिनिच हर्बेशियस क्लाइंबर, अगेन डिफिकल्ट टू गेस। मिंट आप फिर भी गेस कर सकते हो कि हर्ब है। हर्ब, श्रब और ट्री, 3 चीज़ें होती है ना। हर्ब की ग्रीन स्टेम होती है, श्रब इज वुडी स्टेम, और ट्री तो पूरा बड़ा होता है। तो मिंट श्रब तो नहीं है, हम खाते हैं ना पुदीना, पुदीने की चटनी, श्रब तो नहीं है, वुडी स्टेम तो नहीं होता, पत्ते ही होते हैं, स्टेम ग्रीन होती है। देखा ही होगा पुदीना आपके घरों में भी उग रहा होता है, ये गलत है। पपाया इज ऑल्सो नॉट अ वुडी श्रब, इट्स अ प्रॉपर ट्री, फ्रूट ट्री, ये भी गलत है। पिछली बार पूछा था नेटिव कौन से हैं, ठीक है, इस बार ये पूछ लिया। पोर्चुगीज़ कौन से लाए थे, ये भी पूछ। तो डिफरेंट तरह की ये स्पीशीज़ पूछी जाती हैं। आप ज़्यादा क्यूरियोसिटी कुड बी अ वर्चू है, ठीक है, उसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, क्योंकि हाउ मेनी है। अगर एलिमिनेशन भी होता ना फिर भी गेस वर्क हो सकता था, हाउ मेनी में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। कह दी आंसर इज ओनली 3 बिकॉज दीज 3 आर करेक्ट एंड दीज 2 आर नॉट। सो दोज ऑफ यू जिन्होंने मार्क किया होगा, ये पता होगा, तो उनका ओनली 3 इज राइट। Then, rainforest they produce more oxygen than produced by oceans. अब ये ना प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ये दिखाती हूँ, हम ना बार बार कवर करते हैं। अगर हम प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, कि कितना बायोमास या कितनी एनर्जी फिक्स करी प्लांट्स ने, उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अगर हम वो किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में मेजर करते हैं ना, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एस्टुरीज, मार्शेस एंड स्वॉर्म सबसे ज़्यादा होती है, और तीनों का सेम है। लेकिन अगर आप यहाँ पर यूनिट एरिया हटा दो, ओशंस आर 70% ऑफ द प्लैनेट, बट ओशंस की प्रोडक्टिविटी एब्सोल्यूट नंबर में अगर हम ओशंस को कंसिडर करें तो वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन वो क्या है, किलो कैलोरीज पर ईयर। जैसे ही वो किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आता है ना, तो ओशन कहीं यहाँ पे आ जाती है। बट आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा वो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन करेगा। तो रेन फॉरेस्ट ओशन से ज़्यादा तो नहीं प्रोड्यूस करते। इनफैक्ट ओशंस में जो फाइटोप्लैंक्टन्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो 50% करते हैं। दैट इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। एंड वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन इन द एटमॉस्फेयर एयर। अब ना एटमॉस्फेयर एयर में आपको पता है 21% ऑक्सीजन है। दैट इज अकिन टू 2100 ppm। ppm इज ऑल्सो योर mg पर लीटर, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। और अगर हम ओशंस में या वाटर में देखें ना, तो 8 mg पर लीटर, दैट इज 8 ppm। अब आप खुद कंपेयर करो इसको और एटमॉस्फेयर को, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है।
Even if it's a well oxygenated water, it will not have anywhere close to what is present in the atmosphere. Right? So the answer here is 2. Then next question is regarding circular economy. लाइफ हम पढ़ते हैं, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट टू एनर्जी, बहुत जगह पढ़ते हैं, जेनरिक टॉपिक है. इकोनॉमी में भी आप पढ़ेंगे, इको सर्वे में बहुत डिस्कशन होती है, अक्रॉस डिस्कशन होती है. 3 स्टेटमेंट्स है. इट रिड्यूसेस द इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तभी हम सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं. अब इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल्स का यूज़ कम हो जाता है, बिकॉज जो आपका वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को आप रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे हो वापस से. सर्कुलर तो तभी हुआ ना कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, उसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसको आपने फर्दर फिर से उस प्रोडक्ट बनाने में यूज़ कर लिया, तो वेस्ट कम हो जाता है, रॉ मटेरियल्स कम हो जाते हैं, इसी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी कम होते हैं. सो हमारा आंसर ए हो जाता है. देन दिस इज रिलेटेड टू अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्लाउड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगेन यूपीएससी के फेवरेट हैं. एक दो क्वेश्चंस हम देखते हैं, तो ये टॉपिक भी अच्छे से प्रिपेयर करना है. अगर एटमॉस्फेयर ना हो और उसमें ग्रीन हाउस गैसेस ना हो, टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. ये हमने इतनी बार डिस्कस किया है कि 40 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे चला जाएगा अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है और ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है. अर्थ विल नॉट बी अ हैबिटेबल प्लेस. ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस गैसेस बहुत बढ़ गई, उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई. हीट अब्सॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. Atmosphere gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping radiation. It is the most important greenhouse gas, followed by methane, followed by nitrous oxide. So the answer is 1, 2 and 3. Then artificial way of causing rain, जिसे क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन, दिल्ली की वजह से न्यूज़ में था. दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो जाता है विंटर्स में कि क्लाउड सीडिंग करने की बात हो रही थी. अब इसमें क्या यूज़ करते हैं, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड. This is for static cloud seeding. This is for colder areas. वार्मर एरियाज में हम यूज़ करते हैं हाइग्रोस्कोपिक, जिसमें हम क्लोराइड्स, सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं. और एक हमारे पास डायनेमिक होती है जिसमें हम वर्टिकल एयर करंट्स को इन्हांस करते हैं. We have discussed this. Iodides are used in static. Then नेचर रिस्टोरेशन लॉ किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनैक्ट किया है, EU. लॉ है ना, पार्लियामेंट है. और EU ही ग्रीन डील, फिट फॉर 55 EU से रिलेटेड है. सो इसका आंसर भी EU है. और ये ना एक लीगली बाइंडिंग एक लॉ है जिसको ना 2024 में ये न्यूज़ में था, जून टाइप्स में. इसमें यही था कि 20% हम रिस्टोर करेंगे लैंड और सी को बाय 2030, ठीक है, एंड सभी को रिस्टोर कर देंगे बाय 2050. दैट इज आवर टारगेट. सो दिस इज अ बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी ऑफ EU फॉर 2030, और उसके लिए में उन्होंने एक लॉ इनैक्ट किया था. राइट. देन बायोफ्यूल्स, again renewable energy. Of the 2 major ethanol producers in the world, Brazil, USA, and the former produces more ethanol than the latter. Again, we have discussed this a number of times. Global Biofuel Alliance आपको पता है. अब वो 3 मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ बायोफ्यूल्स इंडिया, ब्राज़ील और यूएसए ने बनाई है. सबसे ज़्यादा बायोफ्यूल यूएसए प्रोड्यूस करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. यूएसए कौन से प्रोड्यूस करता है, थोड़ा आप गेस कर सकते हो. और ब्राज़ील में शुगर केन यूज़ होता है. ब्राज़ील और यूएसए दोनों ही बायोफ्यूल्स में ना काफ़ी आगे हैं. इनफैक्ट ब्राज़ील फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा आगे है. राइट. सो द करेक्ट आंसर इज डी, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज यूएसए, देन यू हैव ब्राज़ील एंड देन यू हैव इंडिया. देन लास्ट क्वेश्चन इज PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. अब ये भी ना न्यूज़ में था, तो ये आपको पढ़ा होना चाहिए. सोलर एनर्जी हमने 100 गीगावाट्स हासिल किया. हमने परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी बढ़ गई है हमारी.
और रूफटॉप सोलर में तो ये स्कीम इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है कि हमारा टारगेट था 1 करोड़ का, 10 लाख हमने अचीव भी कर लिया है, अगेन कवर्ड इन द नोट्स। सो दिस इज करेक्ट। MNRE है रिस्पॉन्सिबल, और 3 लाख स्किल्ड वर्कर्स हमें चाहिए। एग्जैक्टली स्टेटमेंट कॉपीड है, तो तीनों ही हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो सही है, राइट। सो दिस इज रिगार्डिंग द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट है और आपको कोई भी कंसर्न है रिगार्डिंग एनी सोर्स, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है स्टैटिक, करंट, सोर्सेज। तो देखिए, सोर्सेज आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम अपने कोर्सेज में ना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं, दैट्स वन थिंग। वी ऑल्सो टीच यू टू लर्न द एप्लीकेशन। और अगर आप अभी 2026 में हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा मैंने कितनी बार ये आइट्रेट करी है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे यार, आपको अप्लाई करना है, वो बहुत ज़रूरी है। और स्टैटिक और करंट की अगर मैं बात करूँ, देखो कुछ क्वेश्चंस तो आपने देखा, पीकॉक टेरेंटुला हमने इतनी स्पीशीज़ कवर करी, ये नहीं करी, तो किसी ने भी तो नहीं करी, तो सारे क्वेश्चन तो हमें वैसे भी नहीं करने हैं, तो ये छोड़कर आने हैं। अब ये हमारा करंट को डिफाइन नहीं करता, करंट को हमारा डिफाइन करता है COP28, वो हमें पता होना चाहिए। तो 26 के लिए COP29 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लास्टिक, उस पर सवाल आता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो करंट इंपॉर्टेंट है, और करंट हम तभी अच्छे से कर पाएंगे अगर हमारी बेसिक्स की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी। और एनवायरनमेंट ना बहुत आर्बिट्ररी होता जा रहा है, मैं डिनाई नहीं करूँगी, बट हम कोशिश करते हैं उसको थोड़ा आसान करने की, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को समझने की, ताकि आपकी लाइफ भी ईजी हो। आप पढ़ रहे हैं, एक है कि आप स्कैटर्ड वे में 100 चीज़ें पढ़ गए, एग्जाम में ना कुछ याद हुआ ना कुछ अप्लाई हुआ, उससे अच्छा है ना कि एक सोर्स फॉलो करिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में उसे पढ़िए। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। और अगर आप ये पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 21 में से मुझे अपना स्कोर कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने सवाल सही हुए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर अटेम्प्ट्स।